अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद फयाज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा मौजू कोई तीसरी मखलूक भी है। अब ये तीसरी मखलूक से क्या मुराद है, इसके बारे में अब हम जायजा लेते हैं और तज्जिया करने की कोशिश करते हैं। व्यूअर्स, कुरान मजीद के मुताले से किसी भी जी अक्ल को अंदाजा हो सकता है कि किताब इलाही का असल मौजू इंसान और मुखातिब भी बनीनो इंसान और जिन्नात ही हैं। जगह जगह इंसानों, गिरोह जिन्नों इंस की इस्तिलाहात को एक साथ करके या अलग अलग मर्दों और खवातीन मुखातिब करके अहकामात और हदायत जारी की गई है। यानी मुखातिब अफराद को अमूमी और खुसूसी दोनों अंदाज में मुखातिब किया गया है। व्यूअर्स, क्या हमारी दुनिया में यही दो जिन्स मर्द और औरत ही पाई जाती हैं? अब यकीनन इस सवाल के जवाब में सबके जहनों में तीसरी सिन्फ का नाम भी आया होगा और उर्दू जुबान में इस सिन्फ को हिजड़ा, खुसरा, जनखा या ख्वाजा सरा के नामों से जाना जाता है, जबकि अरबी में इसको मखनस कहा जाता है। अगर इन रखे गए नामों पर एक ही आम सी नजर डाली जाए तो किसी को भी एक लम्हे में अंदाजा हो जाएगा कि ये नाम तज़हीकी और कम वजन है। लफ्ज हिजड़ा को देखो तो मालूम होता है कि ये लफ्ज इनके लिए मुस्तामल होता था, जो कि नामर्द करार पाया जाता है। इसी तरह लफ्ज खुसरा दरअसल खसरा की बिगड़ी शक्ल है, जो कि एक मुतादी बीमारी है। जनखा फारसी के लफ्ज जनका से लिया गया है, जिसका मतलब है पतली कमर। पढ़ी लिखी और वजादार मुहाफिल में इन अफराद को ख्वाजा सरा के नाम से मोहतरम करने की कोशिश की जाती है, जिसकी तारीख कुछ यूं बयान की जाती है कि मुगलिया दौर में बादशाहों को बड़े बड़े हरम रखने का शौक नस्ल परवान चढ़ने लगा, और जब हरम सरा में मौजूद खवातीन की तादाद साल के दिनों और दिन के पहरों से भी तजावज कर गई, तो बादशाहों को एहसास हुआ कि इनके हरम में मौजूद मलकाएं और शहजादियां अदम तवज्जो और दिलचस्पी की कमी के बाइस खुदा न खास्ता महल के अंदरूनी अमला के साथ नामुनासिब रवाबत ना कायम कर दी। सो हरम सरा की दरबानी के फराइज के लिए उन्हें इस जिन्स से ज्यादा मौजू कोई और ना दिखाई दिया, क्योंकि इन अपनी नामर्दी की वजह से मलकाओं और शहजादियों को इनमें कोई दिलचस्पी नजर नहीं आएगी और घर की इज्जत घर में ही रह जाएगी। इस तरह इस जिन्स को हरम सरा के अफसरान के तौर पर मुतारिफ करवा दिया गया। चूंकि फारसी में अफसर को ख्वाजा कहा जाता है, इसलिए ये अफसरान ख्वाजा सरा यानी महल सरा के अफसरान पुकारे जाने लगे। व्यूअर्स, अब यह सवाल पैदा होता है कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक तआला ने अशरफुल मखलूकात में शामिल की गई इस तीसरी सिनफ को मुखातिब क्यों नहीं किया? क्या इस सिनफ की अहमियत नहीं है, या फिर इस सिनफ पर कोई अहकामात लागू नहीं होते? इसका जवाब है ऐसा हरगिज नहीं है। अल्लाह ताला जो रब्बुल आलमीन है और वो तमाम मखलूकात का खालिक और पालने वाला, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो ज़ाते बारी ताला अपनी मखलूकात को नजरअंदाज कर दे? बात सिर्फ पैदा की गई इस गलत फहमी की है, जो कि मजहबी और मुआशरती अकाबरीन ने खुदा जाने क्यों कभी काबिल तवज्जो गर्दानी ही नहीं। व्यूअर्स, अब इसकी साइंटिफिक रिसर्च के बारे में भी थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं कि ये ख्वाजा सरा किस तरीके से पैदा होते हैं या कैसे पैदा होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रोमोसोम्स को उर्दू जुबान में लोन जसीमा कहा जाता है, जो कि दो अल्फाज लोन यानी रंग और जसीमा यानी जिस्म का मुरक्कब है। अंग्रेजी जुबान में भी लगभग इसका मतलब यही बनता है। क्रोमो यानी रंग और सोम्स यानी अजसाम। क्रोमोसोम्स दरअसल इंसानी जिस्म के खुलियात के मरकजों में पाए जाने वाले मैक्रोमोलिक्यूल्स को कहा जाता है, जो कि डीएनए और लहमियात से मिलकर बनते हैं। इन क्रोमोसोम्स की तब्दीली को तिफरा यानी म्यूटेशन कहा जाता है।
नस्ल इंसानी की अफजाइश और इर्तिका में इन क्रोमोसोम्स को मरकजी अहमियत हासिल है। एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक नस्ली और इंसानी खसूसियात की मुंतकली का काम जीन्स के जरिए होता है और ये जीन्स क्रोमोसोम्स पर मुश्तमिल होते हैं। धागा नुमा इन क्रोमोसोम्स पर मुख्तलिफ पैगामात दर्ज होते हैं जिनका ताल्लुक इंसान के रंग, नस्ल, जुबान, जहनी सोच और रहन सहन के तौर तरीकों से भी होता है। यही वजह है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वालिदैन इन क्रोमोसोम्स का मजमूआ रखने की वजह से बच्चा इस रंग, नस्ल, जुबान और माहौल के लिए अजनबी नहीं होता, बल्कि इसमें वालिदैन के जीन्स में मौजूद बहुत सारी ज़ाहरी खूबियां जैसा कि आंखों का रंग, चेहरे की बनावट और चाल ढाल वगैरह, इसी तरह से बहुत सी बातनी खूबियां जैसे पसंद नापसंद का मिलना, बोल चाल के तौर तरीके और जहनी हम आहंगी भी पाई जाती। व्यूअर्स, हर इंसान में 23 क्रोमोसोम्स के जोड़े पाए जाते हैं और हर जोड़ा 2 क्रोमेटीन पर मुश्तमिल होता है, यानी मजमूई तौर पर 46 क्रोमेटीन पाए जाते हैं। क्रोमेटीन की शक्ल को देखा जाए तो ये अंग्रेजी के हरूफ X और Y से मिलते जुलते हैं, इसलिए इनको X और Y क्रोमेटीन कहा जाता है। व्यूअर्स, औरत के खुलिये में मौजूद हर क्रोमोसोम्स के जोड़े में 2 क्रोमेटीन XX पाया जाता है, जिसको हम डबल X भी कहते हैं, जबकि मर्द के हर क्रोमोसोम्स के जोड़े में एक X और एक Y क्रोमेटीन पाया जाता है। इस तरह मर्द के 23 क्रोमोसोम्स के जोड़ों में 23 क्रोमेटीन X और 23 क्रोमेटीन Y पाए जाते हैं। इंसान के नए पैदा होने वाले बच्चे में भी क्रोमोसोम्स के 23 जोड़े बनते हैं, जो कि माँ बाप के क्रोमेटीन्स का मजमूआ होते हैं। मजीद इंफॉर्मेशन के लिए जिनमें से 22 जोड़े रंग, नस्ल, जुबान और दीगर खसूसियात जाहिर करते हैं, जबकि 23वां जोड़ा पैदा होने वाले बच्चे की जिन्स का तयन करता है। व्यूअर्स, अगर 23वें जोड़े में माँ की तरफ से मुहैया किए गए क्रोमेटीन X के साथ बाप के क्रोमेटीन X का जोड़ा बन जाए तो बच्चे की जिन्स लड़की होगी, और अगर इस 23वें जोड़े में माँ के X क्रोमेटीन के साथ बाप का Y क्रोमेटीन जोड़ा बना ले तो बच्चे की जिन्स लड़का होगा। और इसी तरह पैदा होने वाले लड़के में भी क्रोमोसोम्स XY के 23 जोड़े होंगे, या लड़की की सूरत में इसमें क्रोमोसोम्स डबल X के 23 जोड़े होंगे। व्यूअर्स, अब ये जायजा लेते हैं कि ये ट्रांसजेंडर या ये हिजड़े या ये ख्वाजासरा पैदा कैसे होते हैं। इसके लिए एक साइंटिफिक रिसर्च में 1942 में एक क्लाइन फेल्टर ने एक ऐसी ही एक बीमारी की तरफ निशानदेही की थी कि क्रोमोसोम्स की तब्दीली के वक्त मर्दों में बाज औकात एक जायद क्रोमेटीन X पैदा हो जाता है, और इसी तरह इंसानी जिस्म में 46 के बजाय 47 क्रोमेटीन पाए जाते हैं, और नतीजतन 23वां बनने वाला जोड़ा XXY की शक्ल में सामने आता है, जिससे एक एबनॉर्मेलिटी पैदा होती है। अब जिसको साइंसी जुबान में XXY47 और आम फहम जुबान में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है। व्यूअर्स, गालिबन इसी एक जायद क्रोमोसोम्स की वजह से अंग्रेजी में इस सिन्फ को ट्रांसजेंडर कहते हैं। अंग्रेजी के लफ्ज ट्रांस के मानी जायद के हैं और अरबी में इसके लफ्ज के मानी मुखन्नस तजवीज किया गया है, जिसका मादा लफ्ज खनस से लिया गया है, जिसके मानी कसर के हैं। साइंसदानों के मुताबिक मर्द में XXY क्रोमोसोम्स की एबनॉर्मेलिटी एक आम अंसर है, और एक अंदाजे के मुताबिक हर 500 अफराद में से एक फर्द में ये एबनॉर्मेलिटी पाई जाती है। व्यूअर्स, वैसे इसकी तो कोई ज़ाहरी अलामत भी नहीं होती, लेकिन अगर बच्चे की पैदाइश के वक्त यही एबनॉर्मेलिटी बाप की तरफ से XX या XY की शक्ल में माँ के क्रोमेटीन X से जोड़ा बना ले तो बच्चा पैदाइशी तौर पर इस दर्दनाक बीमारी XXY47 या XXX47 का शिकार होकर एक म्यूटेशनल डिसऑर्डर की सूरत में
जन्म लेगा। व्यूअर्स, वाज़ेह रहे कि माँ की तरफ से हर सूरत ए ही क्रोमेटिन एक्स आता है, जबकि बाप की तरफ से एक्स वाई दोनों में से किसी एक क्रोमेटिन के आने के मुसावी इम्कानात होते हैं। यानी बच्चे की जिन्स का तयन मुकम्मल तौर पर बाप के क्रोमेटिन पर मुनसर होता है। और बदकिस्मती से अगर बाप की तरफ से होने वाले बच्चे को दोनों क्रोमेटिन एक्स वाई का तोहफा मिल जाए तो माँ के एक्स के साथ मिलकर वो बच्चा दुनिया में आते ही इस ऊंची नाक और गैरतमंद बाप के लिए एक गाली बन जाता है और माँ और बच्चे को इसका ना करदा गुनाह की सजा मरते दम तक भुगतना पड़ती है। अब मुंदरजा बाला मालूमात इस बात को दोबारा वाजे करने के लिए काफी है कि अल्लाह ताला ने मर्द और औरत दो ही जिन्स में इंसान को पैदा फरमाया है। दीगर पैदाइशी बीमारियों, अंधा, गूंगा और बहरापन के साथ साथ ये भी एक बीमारी है जो काबिले इलाज है, ना कि काबिले नफरत। अब कुरान और हदीस में किस तरह इस बीमारी का जिक्र है और क्या अहकामात लागू किए गए हैं, ये एक लंबी और तफसील तलब बहस है जो किसी दूसरे मजमून में मुकम्मल की जाएगी। अब जरूरत इस अमर की है कि ये अब इस बात को अच्छी तरह जहन नशीन कर लिया जाए, जिस तरह दीगर पैदाइशी कमजोरियों के शिकार बच्चों को, खुसूसी बच्चे जिनको स्पेशल चाइल्ड समझा जाता है, इसी तरह ये भी खुसूसी बच्चे होते हैं और यकसा हकूक रखते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम अपनी बहुत सी मुआशरती खामियों को मजहब की आड़ देकर अपनाया हुआ है और हमारा मुआशरा इस बीमारियों में मुब्तला अफराद को अछूत से भी बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर देता है। और आलिम फाजिल अफराद की एक कसीर तादाद होने के बावजूद बहुत ही कम अफराद इनको तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश करते हैं। व्यूअर्स, अपने ही घर से बेदखल और हर मुआशरती हक से महरूम ये अफराद जिंदगी की सांसों को पूरा करने की खातिर हर जायज़ो नाजायज काम करने पर मजबूर कर दिए जाते हैं और एक हकारत भरी छाप इनकी मुंतजर होती है। जाहिल और कम पढ़े लिखे अफराद के नजदीक ऐसे अफराद काबिले तहकीर क्यों करार पाए जाते हैं, कोई वजह आज तक ये समझ नहीं लगी। समझने की अशद जरूरत है कि खुदा की ये बेबस और बेगुनाह मखलूक सिर्फ अपनी ही आजमाइश नहीं जी रही, बल्कि मिन हैसल कौम व मिल्लत और हम भी आजमाइश में बराबर के हिस्सादार हैं। व्यूअर्स, इनकी तालीम और तरबियत, जायदाद में हिस्सा और एक पुरसहल आसान जिंदगी मुहैया करना इनके बुनियादी हकूक हैं, जो कि मैंने या आपने नहीं बल्कि इनके खालिक अल्लाह ताला ने इनको अता किए हैं। इनके माँ बाप से इनकी हर उस फेल का हिसाब लिया जाएगा जो इनके माँ बाप से दीगर बच्चों के बारे में होगा। याद रखें कि अल्लाह के नजदीक ये कोई तीसरी जिन्स नहीं बल्कि मर्द और औरत की जिन्स में से एक जिन्स है, जिनके इलाज और दीगर बुनियादी हकूक मुआशरे और हुकूमत पर इस तरह आयद हैं जिस तरह इस्लामी फलाही ममलिकत पर बाकी बच्चों की कफालत और तालीम और तरबियत के मौके मुयस्सर करना है। व्यूअर्स, क्या ही अच्छा और एहसन फेल हो कि इनके हकूक को समझा जाए और इस बीमारी में मुब्तला अफराद को आदम और हव्वा की औलाद तस्लीम करके बाइज्जत अंदाज में लिखा और पढ़ा जाने के लिए इनके लिए हवादम की इस्तिलाह मुतारिफ करवाई जाए, ताकि सबसे पहले तो हव्वा और आदम की इस औलाद को इसका बाइज्जत और काबिल एहतराम तारुफ दिया जा सके। व्यूअर्स, बाद अज़ां इनकी तालीम व तरबियत के लिए भी खुसूसी तालीम के मराकिज़ कायम किए जाएं और मुलाजमत में इनके लिए यकसा मौके फराहम किए जाएं जिनका नफ्सियाती या तबई इलाज मुमकिन हो और इनको इलाज की सहूलत फराहम की जाए, ताकि ना सिर्फ मुआशरे में बहुत सी इखलाकी बुराइयां ख़त्म करने में मदद मिले बल्कि इसके साथ साथ आखिरत में भी अल्लाह के हुजूर हमारा मुआशरा शर्मिंदा और सजावार ना हो। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और
سبسکرائب کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی محمد فیاض کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔